आज का जो युवा है ना, उसकी अगर पहचान देखोगे तो वो ये होती है कि वो वर्तमान में जीना चाहता है। हम जो बुजुर्ग लोग हैं, या तो अतीत की बात करते हैं या भविष्य की चिंता करते हैं। मुझे लगता है चैलेंजेस ऑफ डेमोक्रेसी में, आप डेमोक्रेसी पे कितना इतिहास पढ़ें, कितने बलिदान पढ़ें, कितना सब कुछ आप जानते होंगे, आज क्या है वो सोच कर देखिए। मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी का सबसे बड़ा चैलेंज आज के दिन बेरोज़गारी है। उस डेमोक्रेसी का हम क्या करेंगे जिससे हमें रोज़गार नहीं मिल रहा, जिससे हमारे बच्चे भटकते फिर रहे हैं, हमारा आम इंसान भूखा मर रहा है और जनसंख्या की तरफ हमारा किसी का ध्यान नहीं। और मुझे तो इसमें चुनौती क्या, सारी चुनौती ही चुनौती है। कल बैठा बैठा लिख रहा था, फिर मैंने सोचा कितनी की लिखूं, ये तो सारी ही चुनौती हैं। गरीबी, बेरोज़गारी, जातिवाद। एक नया प्रोग्राम है। हम जब 30-35 साल के थे, मुझे आज भी याद है, हमारी गुड़िया जब 6th क्लास में थी तो वो घर आके पूछती है, पापा हम पंजाबी हैं। का मतलब हमारी इस तरह की हिसाब किताब था कि ये जाति दूती ख़त्म होती जा रही थी। अब वो लोकतंत्र आ गया आपका, और देखो क्या हाल हो रहा है। मणिपुर के ऊपर आप बात कर लो या नूह पे बात कर लो, मुझे समझ नहीं आता, झगड़ा किसी का था, उकसाए किसी ने थे, नाम किसी का लिया जा रहा है, भड़काया कोई जा रहा है, बहस किसी और बात पे हो रही है। जिस मीडिया के लिए हम तड़फा करते कि फलाने फलाने का आर्टिकल पढ़ेंगे या उसकी डिबेट सुनेंगे, उसका क्या हाल हो रहा देख रहे हो आप। 3 दिन से किस चीज़ के ऊपर बहस हो रही है, दिखाया जा रहा है कि भाई फ्लाइंग किस क्या होती है, किसी ने कहाँ क्या किया, क्या ये चुनौती नहीं तो और क्या है। तो हमारे समाज को इस डेमोक्रेसी से क्या मिल रहा है वो सोचने की ज़रूरत है। डेमोक्रेसी में कितने गुण हैं, भारत का इतिहास कितना भरा पड़ा है, हमारी सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, और ये सारी बातें क्या मायने रखती हैं अगर हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच रहे जो लक्ष्य होना चाहिए। भ्रष्टाचार, मैं कहता हूं डेमोक्रेसी का 1% भी योगदान नहीं है भ्रष्टाचार को ख़त्म करने में। कब से हम गीत गाते आ रहे हैं, भ्रष्टाचार के रूप बदलते जा रहे हैं। जिन चीज़ों को हम नीचे नीचे क्या करते हैं, अब तो ऊपर होने लग रहे हैं। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं, और वो इतने बेशर्म तरीके से हमारे राजनेता देख लो, क्रिटिसाइज करने को तो किसी को भी शुरू हो जाओ। लेकिन मुझे याद है जब इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री के तौर पर बोला करती तो किस तरह से हमारे बुजुर्ग कान लगाकर सुना करते। और एक आज हमारा क्या तमाशा चल रहा है। विपक्ष का नेता है, चाहे जो भी है, हम ये नहीं कहते कि कांग्रेस है या बीजेपी या कोई दूसरा है, लेकिन हमारा स्तर राजनेताओं ने इतना गिरा दिया है, इतना गिरा दिया है कि ये जो युवा पीढ़ी है ये पीछे मुड़ के देखेगी कि हमारे ऐसे पूर्वज होते थे जिन्होंने अपनी विरासत का इतना बुरी तरह से सत्यानाश कर दिया। तो एक आदमी के ऊपर उसकी इंसल्ट करने के लिए सारा मीडिया और सारी सरकारें लगी हुई हैं। विपक्ष है कि एक आदमी को, कल मुझे सबसे ज़्यादा शर्म तब आई जब 500 MP में से कितने हैं आज की सरकार के, वो सारे एक पर्टिकुलर नाम ले लेके नारा लगा रहे हैं। अरे भाई, आप 10-10 लाखों को, 10-10 लाख लोगों के प्रतिनिधि हो, आप में एक संजीवनी, एक संजीवता होनी चाहिए, आप में एक संवेदनशीलता होनी चाहिए। ऐसे थोड़ा ना कुछ भी आप कहने लग जाओ वहाँ जाकर। तो मुझे तो लगता है भाई इसमें सारी चीज़ों में महंगाई, जैसे तो किसी देश में महंगाई से किसी को लेना ही देना ना हो, किसी की कोई जिम्मेवारी ही ना हो। एक छोटा सा चपरासी स्कूल में लेट हो जाए तो उसको प्रिंसिपल लिख के देता है कि आप कैसे लेट आ गए, और इस देश के राजनेताओं को कोई पूछने वाला ही नहीं है, कोई कुछ भी कह दे। तो मुझे समझ नहीं आता इसका समाधान क्या हो, पर चुनौतियों की तो लाइन लगी पड़ी है भाई। टोटली फेल जिसको कहते हैं वो सिस्टम हमारा आज के दिन फेल है। हमने वो समय देखा 30-40 साल पहले की तो बात है, राजनेताओं की कितनी कदर होती थी। आज किसी पार्टी को उठाकर देख लो, हमारे बच्चों को ये कहने के लिए हमारे पास इंसान का नाम नहीं है कि ये आज का आदर्श व्यक्तित्व है, बेटा इसको फॉलो करो। आप नज़र घुमा कर देखो, कोई ऐसा इंसान ही नहीं है। दुनिया भर की कमियां। दूसरा देख लो आप, राजनीति की जितनी भी पार्टियां हैं, मुझे नहीं लगता कोई अच्छा भला इज्जतदार आदमी किसी राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन करने के लिए लालायित हो। क्यों? क्योंकि वहाँ कोई कदर नहीं है। भ्रष्टाचार, कहीं चाहे MLA खरीदने हो, चाहे कुछ करना हो, अच्छे लोगों की कमी खास तौर पर हमारे राजनेताओं में है। और राजनेताओं की हाँ 2 मुझे ज़रूर उपलब्धि लगती हैं अपनी डेमोक्रेसी की। सबसे पहली तो ये कि हम मिलिट्री को प्रशासन से दूर रखे हुए हैं, अभी भी वो राजनीति में हिस्सा नहीं लेती, ये हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि है। दूसरी उपलब्धि हमारी ये है कि जो हमारी दादी थी, हमारी माँ थी, उनका इतना से राजनीति में नहीं था, देश के भाग्य को डिसाइड करने में नहीं था, उनको आज सम्मान मिलने लगा है, वो भी इस हिस्से में अपनी भागीदारी देती हैं। ये ज़रूर मुझे दिखाई देता है। बाकी तो मीडिया अभी तक का, जिसको उल्टा सीधा नाम देते हैं हम, फलाना मीडिया, ये वो मीडिया, जो मेन मीडिया था वो तो कब का ही अंत्येष्टि हो चुकी है। एक नया मीडिया आया है,
और वो नया मीडिया कौन सा? हमारे नौजवान। मुझे बहुत शर्म आती है, जिस बच्चे के पास न भाषा है, न ज्ञान है, न तमीज़ है, वो भी माइक लेकर मीडिया बना बैठा है और वो ऐसी ऐसी चीज़ें दिखा रहा है। हमारी जो संस्कृति थी, खासतौर पर हरियाणा के जो हमारी माँ बहनें हैं, उनके मुंह पे आप माइक लगा रहे हैं, किसी के घर के झगड़े को आप उजागर कर रहे हैं। कौन सी डेमोक्रेसी की बात करते हो आप? कौन से कानून की बात करते हो? मुझे तो समझ नहीं आता। तो हम ऊपर की जाने की बजाय जो दूसरा मीडिया आ रहा है, जो यूट्यूबर हमारे आ रहे हैं, उन बच्चों को हमें समझाने की नितांत आवश्यकता है कि बेटा एक लिमिट में रहो, एक तरीके से बात करो। हमारे प्रदेश की और हमारे युवा की क्या छवि आप दिखाना चाहते हैं? वो पता नहीं क्या क्या सवाल और छापे मार रहे हैं। मुझे नहीं पता कौन सी हैसियत से वो किसी के घर में घुसकर छापा मार रहे हैं। और हमारे बहुत सारे बुजुर्ग ऐसे हैं जिनको कुछ बातों का तो पता ही नहीं है। प्रैंक मीन जैसे नकली, और वो दिखाते हैं, दो तीन इकट्ठे हो गए लड़के, उल्टे सीधे पता नहीं क्या क्या दिखाते रहते हैं। डेमोक्रेसी से कैसे रोकेगी? अपनी समझ से तो भाई बाहर की बातें हैं। बड़ी बड़ी बातें आप पहले भी करेंगे, बाद में भी करते रहे, हमें उसका समाधान हमें कुछ नज़र आता नहीं है। पहले हमारे प्रधानमंत्री और हमारे नेता जब बोला करते, कितनी तल्लीनता से सुनती थी, और आजकल बोलते भी इशारों में, और वो इशारे भी कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो हमें तो शोभ के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता।